चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए वार्षिक परीक्षा 2021 एंड वाइस के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप क्लास 9 के छात्र हो और दे रहे हो 2022 में आपका वार्षिक एग्जाम, तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ साइंस यानी कि विज्ञान के हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में, यानी कि दोनों ही मीडियम में मैं आपको बताने वाला हूँ। मॉडल प्रश्न पत्र होने वाला है, इसलिए एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो आज के इस मॉडल प्रश्न पत्र में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि 22 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें कि आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। और टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पे यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में छापा गया है। और मैक्सिमम आपका यानी कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है एमपी बोर्ड में। तो फिलहाल के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश आ चुके हैं। तो निर्देश पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो आपके सामने पहला निर्देश है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 × 5 यानी कि 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 5 अंक मिलेगा, जिसमें कि 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए आपके कितने होने यानी कि 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपके 20 यानी कि क्वेश्चन यानी कि 20 आपके नंबर पक्के हो चुके हैं। नेक्स्ट ईयर बात करें, प्रश्न नंबर 5 से लेकर 22 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। इनके विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। थर्ड वाला कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके समूह अंक है, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनके ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। 5 वगैरह है, प्रश्न नंबर 5 से लेकर 9 तक प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में अंतर यानी कि अंतर्गत देना है। यानी कि मिनिमम आपको 30 शब्दों में आपको क्या देना है, आपको यानी कि उसका आंसर लिखना होगा। छठा कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 से लेकर 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में अंदर देना है। और प्रश्न नंबर 15 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 120 शब्दों के अंतर्गत देना होगा। और प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों के अंतर्गत देना है, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन रखा गया है। क्वेश्चन में यानी कि 9 में कह रहा है, जहां आवश्यक हो यानी कि जहां पर आपसे कहा जाए वहां पर आपको स्वच्छ एवं नामांकित चित्र भी बनाना होगा। तो फिलहाल के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यदि आप यानी कि इंग्लिश मीडियम के छात्र हो तो आप इंग्लिश में आप यानी इनकी ये निर्देश पढ़ सकते हो। फिलहाल के पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का अपना वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस के मॉडल प्रश्न पत्र की, इसलिए एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। पहला क्वेश्चन आ चुका है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? क्या ठोस के आयतन में कमी होती है, या फिर द्रव के आयतन में कमी होती है, या फिर गैस के आयतन में कमी होती है, या फिर तीनों के आयतन में कमी होती है? तो हम जानते हैं जब दाब बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ पर तो उसके आयतन में जो कमी होती है तो वह क्या होता है, वह गैस होता है। क्या होता है? गैस होता है। इनके ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर जो होती है वह कहलाती आपकी वे कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी क्या कहलाती है? विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो आपको पता होना चाहिए विस्थापन क्या होता है, एस होता है, उसके परिवर्तन की दर यानी कि क्या कहलाती है, तो हम जानते हैं वेग यानी कि वेलोसिटी कहती हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर वी वाला सही हो जाएगा। और वेग में परिवर्तन की दर को यानी कि बी बाई टी को यानी बी बाई टी किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन यानी कि क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दूरी किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दूरी जो होता है कि 4 गुणे समय को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। तो फिलहाल के ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्या स्कर्वी है, या फिर रतौंधी है, या फिर रिकेट्स है, या फिर बेरी है? तो हम जानते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है वह स्कर्वी रोग है। क्या है? स्कर्वी रोग है। रतौंधी किससे होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और रिकेट्स किससे होता है? तो आपको बताना है विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स यानी क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो आपको ये यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर बात है यानी वेरी किससे होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट ईयर बात है यहाँ पर क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? क्या कालाजार है, या फिर हैजा है, या फिर डेंगू बुखार है, या फिर क्षय रोग है? तो हम जानते हैं वायरस से होने वाला जो रोग है वह कौन सा है, डेंगू बुखार है। क्या है? डेंगू बुखार है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ईयर बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको देखना होगा कि शक्ति का ऐसा ही पद्धति में मात्र क्या होता है? तो हम जानते हैं शक्ति का जो यानी शक्ति जो होती है
पावर जो होती है उसका ऐसा ही पद्धति में जो मात्रक होता है वही होता है आपका जूल। क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। यानी क्या होता है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर यानी शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपका वॉट होता है। क्या होता है? वॉट होता है। क्या होता है? आपको वॉट यानी कि ध्यान में रखना होगा। और ऊष्मा और ऊर्जा का जो मात्रक होता है और कार्य का जो मात्रक होता है वह होता है जूल। और यहाँ पर मीटर क्या होता है? इनकी लंबाई का मात्रक मीटर होता है। और वोल्ट किसका होता है? विभव और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। आपको ये सभी भी ध्यान में रखना है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट में ये आपके सामने आ चुके हैं, यानी कि इंग्लिश में क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए हैं, तो आप यहाँ पर दे सकते हो और आप यहाँ पर समझ सकते हो। नेक्स्ट की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड वाला क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण रखा गया है। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है कि विलेन एक है, डेडेसन के विलेन क्या है? तो हम जानते हैं विलेन एक ऐसा मिश्रण है, तो यहाँ पर विलेन जो होता है वह समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। आपको सिंपली यहाँ पर समांगी लिख देना है। क्या लिख देना है? आपको समांगी लिखना है। अगर यहाँ पर बात करें कि विलेन क्या होता है, तो विलेय प्लस विलायक इक्वल टू आपका विलेन होता है। नेक्स्ट की बात करें, वैश्विक ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम जानते हैं CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट की बात करें, ओजोन परत में क्षय के लिए मुख्य कारक यौगिक कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी कि CFC है। आपको यहाँ पर सिंपली CFC या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पूरा लिख देना है। नेक्स्ट की बात करें कि पौधों की जड़ें मृदा अपरदन को रोकती हैं या फिर बढ़ाती हैं? तो हम जानते हैं पौधों की जो जड़ें होती हैं वह मृदा यानी कि मिट्टी के कटान को क्या करती हैं? तो रोकती हैं। क्या करती हैं? रोकती हैं। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु का डेडेस सभी स्थानों पर एक समान रहता है, भार रहता है या फिर द्रव्यमान रहता है? तो हम जानते हैं किसी वस्तु का यानी कि द्रव्यमान जो होता है सभी यानी कि सभी स्थानों पर क्या रहता है? समान रहता है। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है वह भी आपका 5 अंक का रहने वाला है, जिसमें कह रहा है सही जोड़ी बनाइए। मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। तो कॉलम आ और कॉलम बा आपके सामने उपस्थित हो चुका है। पहला क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो हम जानते हैं, जो हम पढ़ते हैं कि आत्महत्या की थैली जो होती है वह लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो आपको पता होना चाहिए ध्वनि तरंगे जो हैं वह अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ई पर चला जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कार्य की इकाई क्या है, यानी कार्य का सही मात्रक क्या है? तो हम मैंने अभी भी बताया है कि कार्य का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? जूल होता है। और सोनार क्या है? तो सोनार आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सोनार जो होता है वह साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। क्या होता है? जो सोनार होता है वह एक ऐसा यंत्र होता है जो कि समुद्र में यानी कि जो समुद्र होता है उसमें कोई भी चीज गिर जाए उसका पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। यानी कि ये एक मशीन का नाम है, यानी कि एक यंत्र का नाम है। नेक्स्ट की बात करें, अवोगाद्रो संख्या क्या होती है? तो 6.022 या फिर 6.023 इंटू 10⁻23 को हम क्या कहते हैं? अवोगाद्रो नियतांक या फिर अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो आपका विकल्प यहाँ पर सी पर चला जाएगा। यू होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये आपके 5 अंक पक्के हो चुके हैं। नेक्स्ट ईयर बात करें, इसे इंग्लिश में भी आप यहाँ पर दे सकते हो। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन 4 भी काफी महत्वपूर्ण रखा गया है। चौथा वाला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वह भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, यानी एक वाक्य या फिर एक वर्ड में आपको यहाँ पर आंसर लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो हम जानते हैं पृथ्वी की सतह जो होती है उस पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह होता है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कुछ जगहों पर यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी इसे लिखा जाता है। फिलहाल के एग्जैक्ट जो होता है वह 9.8 होता है। नेक्स्ट बात करें, दो विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से फेंकने पर कौन सी वस्तु पृथ्वी पर पहले गिरेगी? जिसका द्रव्यमान अधिक होगा अर्थात जो ज्यादा भारी होगी वह पहले जमीन पर गिर जाएगी, क्योंकि उसका वह ऊपर ऊंचाई तक नहीं जा पाएगी, इसलिए वह पहले गिर जाएगी। यानी कि आपका क्या आंसर आ जाएगा? जो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु जो होगी वह पृथ्वी पर पहले गिर जाएगी। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर WHO का पूरा नाम क्या होता है? इनके फुल फॉर्म ऑफ WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको सिंपली लिख देना है। क्या लिखना है? आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो वर्ल्ड है, इनके वर्ल्ड होती है तो वर्ल्ड, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर हेल्थ आएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन आएगा। क्या आएगा? आपका ऑर्गेनाइजेशन। आपको सिंपली लिख देना है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार की वस्तु का कितना गुना होता है?
तो हम जानते हैं किसी भी वस्तु का यदि चंद्रमा पर भार 1 किलोग्राम है तो इनकी वस्तु पर इनकी पृथ्वी पर जो भार होगा वह कितना होगा, तो 6 किलोग्राम हो जाएगा। और यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 1 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर जो भार होगा वह 1/6 यानी कि 6 में से 1 हिस्से जो होगा चंद्रमा पर भार होगा, अर्थात चंद्रमा पर भार कम होता है और पृथ्वी पर ज्यादा होता है। क्या होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण। IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इंटरनेशनल, आपको क्या लिखना है, आपको आई से आ जाएगा, आपका यहाँ पर इंटरनेशनल आ जाएगा। इंटरनेशनल आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है, इंटरनेशनल लिख देना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है यूनियन, क्या लिखना है, आपको यूनियन लिखना है। फिर उसके बाद आपको यानी यूनियन ऑफ आपको लिखना है ऑफ। फिर उसके बाद आपको लिखना है प्योर। फिर प्योर के बाद आपको लिखना है एंड लिखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ए से लिखना है अप्लाइड, क्या लिखना है, आपको यहाँ पर अप्लाइड लिखना है। फिर उसके बाद आपको सी बचा है तो सी से लिखना है आपको केमिस्ट्री, क्या लिखना है, केमिस्ट्री लिखना है। केमिस्ट्री लिखने के बाद आपका यहाँ पर फुल फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्या होता है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इनके रसायन विज्ञान की अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय इनके संघ यानी कि जो होता है उसे कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आपको फुल फॉर्म याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है जो कि आपका यानी कि 2 अंक का रहने वाला है, जिसको आपको मिनिमम 30 शब्दों के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, 5वां क्वेश्चन है दूरी एवं विस्थापन में 2 अंतर आपको लिखना होगा। तो दूरी जो होती है वह सदैव विस्थापन से अधिक होती है। क्या होती है, दूरी जो होती है वह सदैव विस्थापन से अधिक होती है, इनकी अधिक होती है और इक्वल भी हो सकती है। इनके विस्थापन से इनकी क्या होती है, इक्वल और इनके अधिक होती है। क्या होती है, अधिक और इक्वल हो सकती है। और जो दूरी होती है वह सदैव इनकी धनात्मक होती है, क्या होती है, इनकी पॉजिटिव होती है। जबकि जो इनकी विस्थापन इनकी कभी भी जो दूरी होती है वह 0 हो भी सकती है और इनके पॉजिटिव हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव होगी। और जो विस्थापन होता है वह क्या होता है, वह शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वह शून्य भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है और यानी कि वह दूरी के इक्वल भी हो सकता है। तो आपको ये तीनों यानी कि ये तीनों ही मैंने डिफरेंस बता दिए हैं, आपको वो ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, त्वरण का ऐसे पद्धति में मात्रक आपको लिखना होगा। तो हम जानते हैं त्वरण क्या होता है, त्वरण का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम क्या है आपको बताना है। यहाँ पर मैं आपको वहां पर बता चलूं, इलेक्ट्रॉन यानी कि ईंट पर नाच, आप यहाँ पर इससे ध्यान में रख सकते हो, ईंट पर नाच यह आपकी ट्रिक हो जाएगी। तो ट्रिक क्या है, ईंट पर नाच यानी कि ईंट अर्थात ई है, इसलिए जो इसकी जो खोज की थी वह सर जे टॉमसन ने की थी। किसने की थी, सर जे टॉमसन। आपको यहाँ पर टॉमसन यहाँ में याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वह टॉमसन के द्वारा की गई थी और प्रोटॉन की जो खोज की गई थी वह रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। काफी बुक्स में आपको यहाँ पर मिलेगा कि गोल्ड स्टीन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, गोल्ड स्टीन के द्वारा की गई थी। तो आपको ये दोनों ही नाम लिख देना। यदि आप रदरफोर्ड लिख दोगे तब भी आपको आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, यदि आप गोल्ड स्टीन लिख दोगे तो भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। और न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वह किसने की थी, तो वह किसने की थी, तो चैडविक ने की थी। किसने की, जेम्स चैडविक ने की थी। तो आपको यहाँ पर चैडविक ध्यान में रखना है, क्या रखना है, आपको चैडविक याद रखना है। आपको सिंपली क्या रखना है, ये आपको ट्रिक याद रखना है, ईंट पर नाच यानी कि टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की थी, रदरफोर्ड और यानी या फिर गोल्डस्टीन कह लीजिए उसकी की थी, किसने, प्रोटॉन की थी। और न्यूट्रॉन की खोज सर यानी कि जे यहाँ पे किसने की थी, तो वह की थी जेम्स चैडविक ने। आपको ये तीनों के तीनों ही याद रखना है। और यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या सवाल कह रहा है, इनके क्लोरीन के 2 समस्थानिकों के आपको नाम लिखना होगा। तो क्लोरीन की 2 समस्थानिक कौन कौन से हो जाएंगे आपको वो बताना है। तो आपको फिर सिंपली आपको लिखना है क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन आपको 2 समस्थानिक के नाम लिखना होगा और आपको सूत्र यानी कि समस्थानिकों के सूत्र आपको लिखना होंगे। नेक्स्ट की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाते हैं। तो हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है पूरी की पूरी जो उसकी ऊर्जा इनकी पूरी बॉडी की जो ऊर्जा संचित रहती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में ही संचित रहती है, इसलिए उसे माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि उसे ही बिजली घर कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। नेक्स्ट की बात में, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रंध्र क्या कार्य करते हैं। तो हम जानते हैं जो रंध्र होते हैं वह पौधों की यानी कि हरी पत्तियां होती हैं उस पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनके वही आपके रंध्र कहलाते हैं और वह सूर्य से प्रकाश लेते हैं, जो कि क्या होता है जब वह भोजन बनाते हैं तो उसमें सहायता करते हैं। क्या होती हैं, इनकी वह सूर्य से प्रकाश लेकर अपने भोजन बनाने में सहायता करते हैं। तो
तो आपका आंसर इस टाइप से आ जाएगा। यह भी आपको मिनिमम 30 शब्दों के अंतर्गत आंसर देना है। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करें, निमोनिया जगत के कोई 2 आपको लक्षण बताना है। फिलहाल की यह क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर बात करें कि आवृत बीजी के 2 लक्षण आपको बताना होंगे। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम आपको बताना होगा। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या है, आप विस्तार के साथ इसे आप 11th क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल के मैं आपको बताते चलूँ स्थिर अनुपात का नियम क्या कहलाता है। यदि आप कोई भी यौगिक ले लीजिए, यदि जैसे कि मान लो मैंने यानी क्या ले लिया, जल ले लिया। क्या ले लिया, यदि मैंने जल ले लिया तो जो जल होता है वह आप किसी भी यंत्र से लगा लीजिए, या फिर यदि आप यानी समुद्र से ले लीजिए, या फिर आप अपनी टंकी से ले लीजिए, या फिर आप नल से या फिर नलकूप से कहीं से भी ले लीजिए, उसका जो अनुपात होगा वह क्या हो जाएगा, तो वह 2:16 यानी कि क्या हो जाएगा, अर्थात 1:8 ही रहेगा। सदैव 1:8 रहेगा। चाहे आप अमेरिका में चली जाइए या फिर आप दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाइए, यदि आप जल का उपयोग करते हैं या फिर जल को देखते हैं तो जल का जो सामान्य सूत्र होगा यानी कि जो उसका अनुपात होगा उसका अनुपात सदैव स्थिर रहेगा, यानी कि 1:8 ही रहेगा या फिर 2:16 ही रहेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। नेक्स्ट बात नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट का आपको रासायनिक सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है, तो हम जानते हैं MgOH का होल टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MgOH का होल टू हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। यह क्वेश्चन आपका कितने अंक का, 3 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कर रहा है ऊर्ध्वपातन की परिभाषा आपको उदाहरण सहित बताना है। क्या बताना है, उदाहरण सहित बताना है। तो हम जानते हैं ऐसी अभिक्रिया जिससे कि कोई भी पदार्थ ठोस से डायरेक्टली गैसीय अवस्था में बदल जाए बिना द्रव में जाए हुए, यानी बिना द्रव में परिवर्तित हुए वह ठोस से डायरेक्टली गैसीय अवस्था में बदल जाए, उसे हम ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया कहते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वह कपूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कपूर को यदि आप गर्म करते हो और यदि आप कपूर को गर्म करते हो तो वह ठोस से डायरेक्टली गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ना कि वह द्रव होती है। और यहाँ पर बात करें गलनांक क्या होता है एवं क्वथनांक क्या होता है, उसमें आपको मुख्यतः मिनिमम 3 अंतर आपको लिखना होगा। तो फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ गलनांक क्या होता है। यदि कोई भी द्रव है या फिर कोई भी लिक्विड है, जब वह क्या होता है, जब वह यानी कि कोई भी ठोस हो, यदि वह गलने लगे अर्थात वह द्रव में परिवर्तित होने लगे, उसे हम उस वस्तु का या फिर उस द्रव का या फिर उस लिक्विड का यानी कि उस इनके क्या क्या कह लीजिए उस यौगिक का, उसे हम गलनांक कहते हैं। और यदि कोई वस्तु जो इनके जो क्वथनांक होता है वह क्या होता है, क्वथनांक जो होता है वह जिस पर उबलने लगे, यानी कि जिसमें जैसे गलनांक जो गलनांक होता है वह क्या होता है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए गलनांक जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसे हम हिमांक भी कहते हैं। फिलहाल की जो इनकी जल का जो इनके जो होता है, जो जल जो होता है उसका जो गलनांक होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ही वह गलना स्टार्टिंग होता है। और जबकि हिमांक जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। काफ़ी लोग इसे हिमांक को और गलनांक समझ लेते हैं और गलनांक को ही हिमांक समझ लेते हैं। तो फिलहाल की यह डिफरेंस है, जो इनकी गलनांक जो होगा वह आपका 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और जो हिमांक होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर बात करें क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई भी द्रव या फिर कोई भी लिक्विड जो होता है या फिर कोई भी कुछ कह लीजिए कि कोई भी यौगिक जिस पर वह यानी कि उबलने लगे अर्थात वह वाष्प में परिवर्तित होने लगे, यानी कि उसकी जहाँ तक यानी कि सीमा है तो वहाँ उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि जल ले लीजिए, जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब जल जो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब उसे यानी टेम्परेचर उसे दिया जाता है अर्थात उसे गर्म किया जाता है तो वह उबलने लगता है, यानी खौलने लगता है अर्थात वह वाष्प में उड़ने ही वाला होता है। इस टाइप से आप यहाँ पर ध्यान में रख लीजिएगा। तीनों के तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन 11 की बात करें कि संक्रामक रोगों से बचाव हेतु 3 सावधानियां आपको लिखना होगी। पहले तो आपको बताना चाहिए, पता होना चाहिए कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो हम जानते हैं ऐसे रोग जो कि संक्रमण के कारण फैले उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि जुकाम हो गया, जुकाम क्या होता है, जुकाम यानी कि यदि एक व्यक्ति को जुकाम हो जाए, यदि आप भी उसके संपर्क में आ जाए, अगर उसने यानी कि रुमाल का उपयोग नहीं किया तो आपको भी जुकाम हो सकता है। इसलिए
इसलिए आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ईयर बात है अथवा क्वेश्चन कह रहा है एड्स रोग का संचरण किस तरह होता है, आपको वो सभी बताना है। तो एड्स किस तरह से फैलता है तो आपको वो बताना है। तो हम जानते हैं यदि किसी व्यक्ति को एड्स है, यदि उसका जो खून के रक्त है, यदि मान लो यानी कि वह ब्लेड से या फिर किसी चीज़ के कट गया और आप भी किसी यानी कि कट गए और यानी कि दोनों का यदि खून यानी कि इधर उधर हो गया, यानी कि थोड़ा सा भी अगर उस पे लग गया, मान लो अगर बिंदी भर भी उसके यानी कि एक व्यक्ति का रक्त उसके यानी कि चोट पर पहुंच गया या फिर उसकी यानी कि उसके खून की जगह पहुंच गया तो उसको भी एड्स होने का काफ़ी चांस है। इसलिए आपको ध्यान रखना है इनके एड्स किस तरह से फैलता है, उससे किस तरह से बचा जा सकता है। तो आपको इस तरह से समझ में आ चुका होगा। फिलहाल की इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए किस पराध्वनि का उपयोग यानी किस प्रकार करता है। तो हम जानते हैं जो चमगादड़ होता है वह क्या होता है, तो वह पराध्वनि जो होती है वह कौन सी पराध्वनि का उपयोग करता है, यानी उसे कौन सी तरंगे दिखाई देती हैं, आपको वो तरंगे यानी कि तरंगों का आपको नाम लिख देना है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करें, अनुरणन किसे कहते हैं, व्हाट इज रिवर्बरेशन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोलों में परिवर्तित आपको करना होगा। तो हम जानते हैं 12 ग्राम ऑक्सीजन को किस प्रकार से कर सकते हैं, ऑक्सीजन में इनके क्या कहते हैं, मोल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर आंसर किस टाइप से हो जाएगा। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन है तो फिलहाल की एक ऑक्सीजन कितने ग्राम की होती है, तो आपको पता होना चाहिए 16 ग्राम की होती है। कितनी होती है, तो 16 ग्राम की होती है। तो फिलहाल की आपको यहाँ पर किस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। ये 16 ग्राम, इनके 16 ग्राम जो होता है उसको चाहिए 1 मूल, किसे चाहिए, तो 1 मूल चाहिए। इनके 16 ग्राम को 1 मूल चाहिए। तो यानी कि 1 ग्राम को कितनी चाहिए, तो 1 ग्राम को 1/16 चाहिए। तो 12 ग्राम को कितनी हो जाएगी, तो आपके यानी 12/16 हो जाएगी। अर्थात 4 तिया 12, 312, इनके 3/4 मूल आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4 आप मूल आपका आंसर आ चुका है। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। अथवा की बात करें कि बहुपरमाणिक आयन किसे कहते हैं, उदाहरण देह सहित आपको बताना होगा। तो बहुपरमाणिक आयन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है। फिलहाल की नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा। प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का आपको आरेख बताना है। प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र आपको बताना है। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट पार्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा फुल्ली सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फुल्ली सॉल्यूशन